हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और थोड़ा सा नाराज भी होंगे। तो ज़्यादा मिठाइयाँ खाकर गुस्सा थूक देना। और वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ अपनी कहानी को। सम्राट, शेखर, जयचंद्र, सावित्री जी सब डाइनिंग चेयर पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अंश को भी एक स्टाफ नीचे आने के लिए बुलाते हैं। तभी अंश जो सबसे पहले अपनी मॉम की तरफ जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। उनकी मॉम की काफी बुरी आदत थी, जब तक पूरा परिवार खाना नहीं खा लेता था तब तक वो कुछ नहीं खाना पसंद करती थी। वो तो इस वक्त उनकी दवाइयां चल रही थी और उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, इसी वजह से उन्हें जबरदस्ती सुबह नाश्ता कराया जाता था। अंश जो अपनी मॉम के रूम में जैसे ही एंटर हुए थे उनकी नजर उसी लड़की पर जाकर टिकती है जिससे अंश अपनी निगाहें फेरते हुए कहते हैं, मुझसे ज्यादा अपनी तो ये हो गई है मॉम के लिए, दिन भर चिपकी रहती है। और वो मॉम से कहते हैं, आप अब चल ले रही है ना, चलिए डाइनिंग हॉल में, वहीं साथ में खाना खाते हैं। वैसे भी वहां उन लोगों में से मुझे किसी की भी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, खाने का स्वाद बिगड़ जाता है मेरे। आप चल रही है ना। वही शालिनी जी जो एक बार अंश की तरफ देखती हैं और फिर नायरा से कहती हैं, तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहो मेरे साथ। और फिर वो अंश से कहती हैं, तुम जाओ बेटा, हमें अभी भूख नहीं है, जब खाना होगा तो हम इससे मंगवा लेंगे। तभी अंश जो अपनी मॉम की तरफ ही देखते हुए नायरा को पॉइंट करते हुए कहते हैं, क्यों, ये आपके साथ ही रहेगी। आपको पता ना आज नीचे कौन सा हंगामा शुरू होने वाला है। आपके प्यारे पति देव के सामने मिस्टर मल्होत्रा यानी कि आपके ससुर जी सम्राट भाई की शादी के बारे में बात करने वाले, वो भी इसके शादी। इसे मना तो करने के लिए वहां खड़े रहना पड़ेगा ना। शालिनी जी जो हंसते हुए कहती हैं, हाँ, और तुम्हें लगता है कि कोई मानेगा इसकी बात। ये बात वो बोल तो भले ही सामने शालिनी जी के रहे थे, लेकिन उनका कहने से यही मतलब था कि नायरा इस बात को ध्यान से सुने। वही वो समझाते हुए कहते हैं, लड़कियां अपने लिए जो स्टैंड नहीं लेती है ना, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। आपको क्या लगता है वहां जाकर के मैं इसके लिए बोलूं, और क्यों बोलूं, क्यों तारीदारी करूं मैं इसकी। जहर लगती है मुझे ऐसी लड़कियां जो अपने लिए स्टैंड ना लेकर के दूसरों की खुशियों के बारे में ज्यादा सोचती है। आप मेरी मॉम है इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस अंदर की औरत से नफरत भी करता हूँ जो सिर्फ दूसरों की खुशियां देखना चाहती है और अपने बारे में जरा भी नहीं सोचती। खुद को प्रायोरिटी देना लड़कियों की जिम्मेदारी है। अब वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगी तो दूसरे तो उनका गलत फायदा उठाएंगे ही ना। आप इससे कहिए खुद जाकर के नीचे मना करे, कोई जबरदस्ती है क्या। वही नायरा जो बस चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर अंश इरिटेट होते हुए कहते हैं, तुम कुछ बोलती भी हो क्या, सिर्फ तुम्हें अपने हाथ चलाना आता है। नायरा जब अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं जाकर बोल देती हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। और ये बोलकर वो तुरंत ही अंश के बगल से शालिनी जी के कमरे से बाहर निकल जाती है। वही थोड़ी देर अंश जो अपनी मॉम के साथ रहते हैं और फिर वो भी नायरा के पीछे पीछे आ गए थे। नायरा पहले तो रसोई घर में घुसती है क्योंकि उसे इस वक्त भी डर लग रहा था कि आखिर वो इतने बड़े लोगों के सामने कैसे अपनी बात को रखेगी। मैं जैसा ही अंश आकर के डाइनिंग चेयर पर बैठे थे, शेखर जी जो टॉन मारते हुए कहते हैं, क्या बात है मॉम, आज ईद का चांद नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, ये खाना खाने कैसे आ गए हम लोगों के साथ। रात भी इस बात पर हामी भरते हुए कहता है, बात तो वैसे सही है चाचा, आपका बेटा हमारे साथ खा रहा है। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी अंश उनकी बात को कंप्लीट करते हुए कहते हैं, सौभाग्य आप लोगों का, आज सब लोग जाकर के भगवान को थैंक यू बोलना। तभी जयचंद्र जी कहते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी थी शेखर, या यूं कह लें कि आपसे आपकी परामर्श लेनी थी। अंश जो जयचंद्र की बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे, लेकिन उनकी नजर जो इस वक्त उनके प्लेट पर टिकी हुई थी जो पूरी तरह से खाली थी। सम्राट जो खुश होते हुए खाने को आगे बढ़ाते हुए कहता है, चपाती तो लो, क्या प्लेट खाने का इरादा है। तभी अंश जो अपनी निगाहें छोटी करते हुए कहते हैं, मैं ये सब खाना नहीं खाता। वही शेखर जो खाने का एक बाइट लेते हुए कहते हैं, बताइए ना क्या बात है, और वैसे भी आप तो हमसे बड़े हैं, क्या आप हमसे सजेशन मांगेंगे, ये तो अच्छा नहीं लग रहा पापा। वही जयचंद्र जो कहते हैं, ये जब आप पापा पापा हमें बुलाते हैं ना, मैं बहुत गुस्सा आता है। पहले आप कितने प्यार से हमें पिताजी बुलाया करते थे, दोबारा से इसी तरह से बात किया करिए आप हमसे। इस बात पर अंश अपनी बाहें चढ़ा करके पीछे की तरफ लीन होते हुए कहते हैं, ओह गॉड दिस फैमिली सक्स। शेखर जो अंश की तरफ देखते हुए
उनको निगाहों से ही चुप रहने का इशारा कर दिए थे। वही जयचंद्र जो अपनी बात बताते हुए कहते हैं, हम ये सोच रहे थे कि क्या मल्होत्रा खानदान का कोई वंश होगा या नहीं। आखिर हमारी जिंदगी में कोई खुशियां आने वाली हैं या फिर हम इसी तरह से अपनी पूरी जिंदगी काट देंगे। और ये बोलते हुए वो अंश की तरफ ही देखे जा रहे थे, जिस बात से अंश जो सारे लोग की निगाहों को अपनी तरफ महसूस करते हुए पूछते हैं, अब मैंने क्या कर दिया? अब तो आकर के आप लोग के साथ खाना भी खा रहा हूँ। दादी आप ही बोलिए इन लोगों से, इसी तरह से मूड खराब करना होता तो मुझे ना बुलाया करें। तभी जयचंद्र जो अपने हेड चेयर पर बैठे हुए कहते हैं, अंश मैं चाहता हूं कि तुम भी इस घर के मर्द हो और अपनी ओपिनियन हमारे सामने रखो। सम्राट की शादी के बारे में मैंने सोचा है, क्या लगता है हमें कर देना चाहिए? शेखर जो इस बात पर थोड़ा सा खांसने लगे थे, जैसे उनका निवाला जाकर के उनके गले में ही अटक गया हो। वो तुरंत ही पानी का सिप लेते हुए कहते हैं, क्या 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 कह रहे हैं आप? सम्राट की शादी? इस बात पर जयचंद्र जो कहते हैं, क्या हो गया, आप इतने हैरान क्यों हो रहे? वो भी लड़का है, उसकी शादी नहीं हो सकती, और अभी उसकी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं निकली है। दिखने में मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा, हैंडसम और आजकल के मर्दों से काफी अलग है, पारिवारिक है, संस्कारी। तभी अंशु जानबूझ करके खांसते हुए कहते हैं, संस्कारी माय फुट। अंश की बातों से बार बार वो लोग डिस्टर्ब हो जा रहे थे, जिसे जयचंद्र देखते हुए कहते हैं, आपको बात सुननी है तो आप यहाँ पर रहिए, वरना जा सकते हैं आप। तब तक नायरा जो हिम्मत करते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे और अपने हाथ में उसने बाउल लिया हुआ था, जिसे ले जाकर अभी वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखती है कि तभी सम्राट उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुनो यहीं पर खड़ी रहो। तभी शेखर जी कहते हैं, सम्राट वो हमारे घर की मेड है, तमीज से बात करो उससे, हाथ छोड़ो उसका। जयचंद्र जी कहते हैं, क्यों आपको क्या दिक्कत है? शेखर जी इस बात पर हैरान होते हुए कहते हैं, हाँ भी पिताजी इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं आप? अरे वो लड़की का हाथ इस तरह पकड़ रखा है उसने। तभी जयचंद्र जी कहते हैं, वो लड़की कोई मामूली नहीं, बल्कि उसकी होने वाली अगर पत्नी हो तो क्या अपने होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ना गुनाह होता है? इस बात पर अंश की मुट्ठी जो एकदम से कस गई थी और वो रह रह करके कभी अपने दादाजी तो कभी अपने डैड को ही घूरे जा रहे थे। लेकिन शेखर जिस बात पर तुरंत ही अपनी आंखें चढ़ाकर कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? सम्राट की शादी, वो भी मेड से? देखिए पिताजी आपको शायद बुरा लगे, लेकिन सम्राट की शादी होना ही थोड़ा अजीब है। हाँ माना कि इसकी उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन इसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है। और फिर वो तुरंत ही सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाथ छोड़ो उसका बेटा, गलत बात है ये। नायरा तभी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सम्राट जिसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से नायरा जो घूंघट के अंदर, जिस वजह से नायरा जो बाहर तो बहुत ही ज्यादा सीधी सिद्धक बनती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने मन में बहुत सारी गालियां सम्राट को दे रही थी। और वो अब बहुत ज्यादा बर्दाश्त न करते हुए कहती है, प्यार से कह रही हूं छोड़ दीजिए, हाथ छोड़िए मेरा। जिस टोन में उसने ये बोला था, सारे लोग एकदम से चौकन्ना रह गए थे। और वही सावित्री जी जो नायरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये क्या तरीका है बात करने का, नौकरानी हो तुम इस घर की। सारे लोग तो इस बात पर नाराज हो रहे थे सिवाय अंश के। उनके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि पहली बार सम्राट को किसी नौकरानी ने इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया था। अंश को लगता है कि वाकई उनकी बातों का असर हो गया इस लड़की पर। जयचंद्र जी कहते हैं, लड़की तमीज से तुम हमारे घर के औलाद के बारे में बात कर रही हो। लेकिन अब नायरा चुप हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर गलती से भी उससे कोई भी ऊट पटांग बात निकली तो यहाँ मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। और अगर उसे गलती से चेहरा दिखाना पड़ गया तो क्या हो सकता है, इसके बारे में नायरा सोचने से भी डर रही थी। वो चुपचाप शांत पड़ जाती। वहीं सम्राट ने भी अपना हाथ नायरा के हाथ से अलग कर लिया था। तभी अंशु कहते हैं, जरा रोटी पास करना। सम्राट जो भी केस रोल को आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन तभी अंशु नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम क्या वहां पर स्टैचू बन के खड़ी रहोगी? लेकर आओ, भूख लग रही है मुझे। और ये बोलते हुए उनकी नजर सम्राट की तरफ ही थी, जिसे वो इस वक्त अपनी टोन भरी निगाहों से देख रहे थे और आंखों ही आंखों में स्माइल करते हुए सम्राट की हरकतों और उनकी हालत पर मुस्कुरा रहे थे। जयचंद्र जो शेखर की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमने आपसे कुछ पूछा है, तो जवाब मिलेगा मुझे इसका?
शेखर जो इस बात पर एकदम से चुप रह गए थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो धीरे से कहते हैं, नहीं, हम ये नहीं कर सकते पिताजी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और ये लड़की को हम नहीं जानते कहाँ से आई है, कौन है। आप इसे, हमारे घर का ये अपना एक लड़का है, कोई बाहर से आया हुआ नौकर नहीं है। महेश भी इस बात पर अपना सर मिलाते कहते हैं, एग्जैक्टली, भले ही नौकर वाली हरकत हो, लेकिन है तो हमारे घर का ही बेटा ना। ऐसे गंवार लड़की से सम्राट की शादी मुझे सही नहीं लग रहा। शेखर जो इस बात पर अंश की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं अपने बेटे की बात से एग्री करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अंश बिल्कुल सही कह रहा है। हम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। और एक बात बताइए पिताजी, आप क्या जवाब देंगे खानदान वाले को? आपके भाई के परिवार हमेशा आपके बारे में इसी तरह की ऊटपटांग बातें करता है कि आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और आने वाले वक्त में जब सम्राट की शादी किसी नौकरानी के साथ होगी तो आपको पता है पूरे खानदान में थू थू हो जाएगी हमारी। अंश अपने डैड को आज बहुत ही प्राउडली देख रहे थे। पहली बार उनकी कोई हरकत अंश को पसंद जो आई थी। वही अंश अपने मन में कहते हैं, बड़ी चालू चीज है आप मिस्टर मल्होत्रा। आपको भी ये बात पता है कि अगर सम्राट की शादी हो गई तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। जयचंद्र जो एक बार सम्राट की तरफ देखते हैं, वही सम्राट जो मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या बात हुई चाचा, मेरी शादी नहीं हो सकती जिसे मैं प्यार करता हूँ। सम्राट की बात सुनकर शेखर जो उनको शांत करते हुए कहते हैं, बेटा शादी होगी तुम्हारी, लेकिन ऊंचे खानदान में, जहां अगर हम किसी को बताएं कि ये उस घर की लड़की है तो हमें ये बताने में शर्म ना आए। सम्राट की बीवी खानदानी होना जरूरी है। अगर अंश की बात होती तो मैं एक बार के लिए मान भी लेता, क्योंकि वो छोटा बेटा है, उसके बारे में खानदान इतना ज्यादा सोचता नहीं है। वैसे भी तुम्हारी मेंटल इश्यू को लेकर के खानदान में वैसे ही बहुत थू-थू हो चुकी है, और उसके साथ सोसाइटी में भी। तो पिताजी आप जानते हैं कि सम्राट की क्या वैल्यू है इस पूरे सोसाइटी में, और अगर ऐसी लड़की से शादी हो गई तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या होगा इसके साथ। इस बात पर जयचंद्र जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मैंने इस बारे में सोचा कैसे नहीं। और फिर वह सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस लड़की की जिद छोड़ दो सम्राट, मैं इससे भी बहुत खूबसूरत लड़की तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तब यश अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, औरत कदमों में रखने वाली चीज नहीं होती है। अगर कोई मर्द उसे अपने दिल में जगह नहीं दे सकता तो उसे शादी करने का कोई हक नहीं है। ये बोलते हुए वो जैसे ही वहां से जाने लगे थे, जयचंद्र जो थोड़ा तेज आवाज में कहते हैं, हाँ हाँ देखते हैं हम आपकी शादी के बाद क्या होता है। आप कितना दिल में लगाते हैं उस लड़की को, दिल में लगाएंगे सर पर सवार करेंगे। हैं तो आप हमारे एक हो ना, जब हमारी बातें बर्दाश्त नहीं होती तो उस लड़की की बर्दाश्त करेंगे आप? बड़े आए, जब तक शादी नहीं होती हर लड़का इसी तरह से बात करता है। तभी अंशु सीढ़ी से चलते चलते एकदम से रुक गए थे और वो पीछे मुड़कर अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपके सामने उसकी इज्जत भी करूंगा और उससे प्यार भी करूंगा, और अगर मेरी होने वाली बीवी के साथ किसी ने बदतमीजी या बदसलूकी की तो उसकी वार्ड भी लगाऊंगा। आई प्रॉमिस यू मिस्टर मल्होत्रा, मैं इस खानदान का सबसे बेस्ट हस्बैंड बनूंगा अगर बना तो। और ये बोलते हुए वो अपने कमरे में वापस आ चुके थे। सम्राट ने भी मुट्ठी कस के अपने कमरे की तरफ अपना कदम मोड़ लिया था। वहीं नायरा को अब सुकून मिल गया था, क्योंकि अब ये सारी शादी वगैरह का टेंशन खत्म हो चुका था। वो तुरंत ही रसोई घर में आती है, जहाँ पर कुछ मेड्स उसी को देख रही थी, लेकिन तभी वो आ करके अपने काकू के बगल में खड़े होते हुए कहती है, आपका आशीर्वाद लग गया, शायद शादी के लिए मना कर दिया बड़े साहब ने। वही चरण सिंह जो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सब माता रानी की कृपा है। लेकिन नायरा की आंखों के सामने इस बात पर तुरंत ही अंश का चेहरा घूम गया था। उनकी आवाज, उनकी बातें, जिस तरह से उन्होंने नायरा को बहुत ही ज्यादा हिम्मत दी थी, ये बात बोलकर कि वो अपने लिए खुद स्टैंड ले। वैसे नायरा हमेशा से इंडिपेंडेंट लड़की ही थी, क्योंकि वो हलवाई का काम करके भी अपने पैसे को जुटा करके अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करती थी, और उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनने का बड़ा शौक भी था। अंश की बातों ने उसे और ज्यादा बस हिम्मत दे दी थी। लगभग अब शाम का वक्त होता है। अंश जो कि इस वक्त सम्राट के कमरे में खड़े थे, और वहीं सम्राट जो खिड़की की तरफ लगातार बस देखे जा रहे थे। अंश जो खुद से कहते हैं,
अगर आपको इसी तरह से मौन धारण करके रहना है तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। इतना वेल्ला नहीं हो कि बैठ करके आपकी शांति और आपकी खामोशी को समझने की कोशिश करूंगा। ये बोलकर अभी वो वहां से निकल पाते उससे पहले ही सम्राट जो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, वैसे वो रात काफी हसीन थी ना अंश। तुम, वो, एक कमरा, एक दूसरे के करीब। जैसे जैसे सम्राट ये बोलते हुए अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे, अंश की मुट्ठी जो कसती जा रही थी। तभी सम्राट जैसे उनके ठीक पीछे पहुंचते हैं, अंश पीछे मुड़कर सम्राट की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, आपको किसने बताया इस बारे में? सम्राट को हंसी आ रही थी और वो अंश के गाल पर हाथ रखते हुए धीरे से टैप करते हुए कहता है, क्या हुआ? बच्चे को गुस्सा आ रहा है? बच्चा मारेगा मुझे? ठीक है, मार। तुझे क्या लगता है तूने सिर्फ मेरी बैक स्टोरी जानी है? तुझे ये बात पता है कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरी सारी मेडिसिन और ये सारा जो भी मैं शो ऑफ करता हूँ सब कुछ दिखावा है, राइट? तो तुझे क्या लगा तू अगर अपनी कोई सीक्रेट छुपा कर रखेगा तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? सिर्फ तुझे ये स्टॉक करना नहीं आता अंश, मुझे भी आता है। जिस खून में तू पला बड़ा है वही खून मेरे भी रगों में दौड़ रहा है। वैसे उस लड़की की तलाश है ना तुझे? सच कहूं ना ब्रो, तो मुझे भी है। तेरे साथ रात बिताने वाली वाकई में हसीन तो होगी। मेरा भी दिल चाह रहा है एक बार तो मेरा भी उसके साथ होना बनता है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेरा बच्चा लेकर भाग गई, फिर कुछ सालों बाद वो वापस आएगी और क्लेम करेगी कि तूने उसके साथ ये सब किया था? वैसे ये सारी बातें तेरे मॉम को पता है, तुम्हारी प्यारी माता श्री को? ओह नहीं पता। अंश जो बस शांति से सम्राट की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में गुस्सा था लेकिन वो उनकी आंखों में इस वक्त झलक नहीं रहा था। अंदर ही अंदर वो बस अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि वो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाह रहे थे। दिल तो चाह रहा था उनका कि वो ले जाकर के सम्राट के सर को दीवार पर ऐसे लड़ाएं कि उनका सिर फूट जाए, पर उसके बावजूद भी वो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हुए धीरे से कहते हैं, हो गया बकवास या और कुछ कहना है? तभी सम्राट अपने चेहरे को हल्का सा अंश की तरफ टिल्ट करते हुए कहते हैं, मान जा मेरी बात, उस लड़की से मेरी शादी होने दो या फिर जाकर कहो अपने घर वालों से कि मेरी शादी करवाएं उस लड़की से। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। मुझे अच्छे से पता है चाचा जी ने मना क्यों किया है शादी के लिए, इस वजह से क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है अगर एक बार मेरी शादी हो गई तो सारे बिजनेस को संभालने वाला वारिस मैं बन जाऊंगा। और वैसे भी ये तो मल्होत्रा खानदान का हमेशा का परंपरा है। तभी अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब मेरी शादी होगी तो बिजनेस संभालने का हक मेरे पर आ जाएगा। ये भी इसी मल्होत्रा खानदान का परंपरा है। तभी सम्राट जो अपने सिर को आगे की तरफ करते हुए कहता है, तू शादी करेगा? तेरे दिमाग से वो नायरा निकल गई क्या? वैसे सही लड़की थी ना? अंश इस बात पर अपने आप को रोक नहीं पाते और तुरंत ही अपने हाथ को ले जा करके सम्राट की कॉलर पर रखते हुए कहते हैं, उसके बारे में तो बात मत करना अपने घटिया मुंह से। उसका नाम भी लेगा ना अपने मुंह से तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। तभी सम्राट जो डरते हुए कहता है, ओ ओ ओ मैं डर रहा हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अंश बाबू के गुस्से से। तू अभी मुझे जानता नहीं है मैं कितना कमीना चीज हूँ। हो सके ना तो तू कर लेना शादी, मैं भी देखता हूँ। और तेरा जो मेंटल इशू है ना, जिसकी तू थेरेपी नहीं ले रहा है, तुझे लेना चाहिए, क्योंकि अगर तू थेरेपी नहीं लेगा तो शादी जैसी चीज तो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तेरे दिमाग में ना सिर्फ वही लड़की घूमती है, नायरा नायरा नायरा। पता नहीं कैसे तूने उस लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, वो भी एक स्ट्रेंज लड़की के साथ। सो स्ट्रेंज। भैया जो कहते हैं, किसने बताया इस बारे में, नाम बता। सम्राट हंसते हुए कहता है, अरे तुम्हारे पास ही तो फिलहाल है वो मेरा आदमी। उसका नाम है एंड्रीव, मेरा ही आदमी है वो। हाँ आई नो थोड़ा घटिया काम करता है, पर क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके मुझे देता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में अंश मल्होत्रा, इसलिए ज्यादा फड़फड़ाओ मत, जमीन पर आ जाओ और अपनी औकात मत भूलो। उस लड़की से मेरी शादी तुम करवाओगे किसी भी कीमत पर, वरना तुम्हारा ये सारा सच जा करके मैं तुम्हारी प्यारी माता श्री को बता दूंगा। तुम्हारी इकलौती कमजोरी, ओह नो नो नो, एक्चुअली तुम्हारी तो एक और कमजोरी है ना,
क्या है वो, तुम्हारी मासी की लड़की या मामी की लड़की, जो भी है वो, अनु। बस उनके मुंह से इतना शब्द, बस सम्राट के मुंह से इतना शब्द निकला था और अंश का हाथ जो कि जाकर के सम्राट के गर्दन पर इतना जोर से कसता है कि वो ले जाकर के डायरेक्टली उसने पीछे के दीवार से सटाते हुए कहते हैं, मेरी बहन है वो। जुबान काट कर फेंकने में मुझे वक्त नहीं लगेगा सम्राट, उसके बारे में जिक्र भी मत करना अपने मुंह से। सम्राट जी कहता है, मुझे उस बच्ची में कोई दिलचस्पी भी नहीं है और इतना भी बेगैरत इंसान नहीं हूं कि खानदान में लड़कियों का मुंह मारते फिरूंगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि तू स्ट्रेंजर लड़कियों के साथ ये सब करता है, हो फिर वो तुझे अपना भाई नहीं कह पाएगी। चुपचाप से मेरी बात मान ले, बाकी तेरी मर्जी। और गर्दन से हाथ हटा, मार डालेगा तब भी कोई फायदा नहीं है। मेरा बस चले ना तो मैं मरने के बाद भी तुझे तड़पाऊं, परेशान करूं, तुझे जलता हुआ और गुस्से में देखूं। नफरत करता हूं मैं तुझसे अंश। अंश ने भी गुस्से में आकर के सम्राट के सिर को ले जाकर के दीवार से लड़ा दिया था और गुस्से में वो अपने कमरे की तरफ लौट गए थे। वो कमरे में आकर के सम्राट की कही हुई हर एक बातों को सोच रहे थे और वही उनके दिमाग में एक लाइन जो कि लगातार गूंज रही थी, अगर वो तेरे बच्चे को लेकर के भाग गई होगी तो 5 साल बाद आकर के क्लेम करेगी और फिर तेरा क्या होगा अंश। हो लेकिन अंश खुद को ही समझा करके जल्दी जल्दी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मैंने उस रात क्या किया था, बस एक बार मुझे वो लड़की मिल जाए, अपने हाथों से मार दूंगा उसे। लगभग 5 से अभी 10 मिनट ही बीते थे। अंश का गुस्सा अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। तभी उनके दरवाजे पर किसी के नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है। अंश ने भी चिल्लाकर उसे अंदर आने के लिए कह दिया था। जैसे ही उसने दरवाजे को अंदर की तरफ खोला था, वो डिसबैलेंस होकर के अंदर की तरफ पहुंचता है और ठीक अंश के सामने जाकर के कहता है, सर वो आपको कुछ दिखाना था, आप ऑफिस से यहाँ आ गए तो मैंने सोचा कि आपको घर पर सर बहुत जरूरी है, इस वजह से मुझे आना पड़ा सर। अंश क्रिश की आवाज सुनते हुए कहते हैं, क्रिश तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? मैंने कहा है ना कि ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रहना चाहिए, मेरे घर तक उसे लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम मुझे टेक्स्ट भी कर सकते थे। क्रिश कहता है, सर टेक्स्ट करने वाली बात ही नहीं थी सर, इतनी बड़ी बात है कि आपके सामने आकर के बताना जरूरी था सर, वो आपको कुछ दिखाना था ना सर, इस वजह से। अंशु अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से रब करते हैं और फिर अपना दूसरा हाथ ले जाकर के आगे बढ़ाते हुए क्रिश से कहते हैं, लाओ। क्रिश पूछता है, क्या लाना है सर? अंशु अपनी एक निगाहों की बाहों को उठा करके क्रिश की तरफ देखते हुए कहते हैं, अकल के दुश्मन, जो चीज दिखाने आए हो वही ना दिखाओगे, अपनी शक्ल दिखाओगे मुझे, क्या दिखाना था? क्रिश कहता है, सर उससे तो मैं लेकर नहीं आया हूं। तभी अंश कहते हैं, तो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ पर? और वो इस बात को बोलते बोलते खड़े भी हो गए थे। जैसे जैसे वो क्रिश की तरफ आगे बढ़ते, क्रिश जो पीछे होते हुए कहता है, सर मैं ये कह रहा था कि वो आपको कैसे ले आकर के दिखा सकता, आपकी परमिशन नहीं थी। तभी अंश उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, 5 फुट 9 इंच की शरीर लेकर के तुम मेरे कमरे में घुस जाते हो, उसके लिए तो तुम्हें कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। क्रिश कहता है, सर वो भी 5 फुट लगभग 8 इंच का है ना, उसे लाने के लिए परमिशन की जरूरत थी सर, मैं तो यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, वो पहली बार आया है। तभी अंश पूछता है, कौन आया? क्रिश बताता है, माफी चाहता हूँ सर, पर राहुल आया था आपसे मिलने, उसे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको, उस लड़की के बारे में। तभी अंश जो एकदम से शांत हो गए थे और अपने पॉकेट में अपना हाथ डालते हुए कहते हैं, तो तुम लेकर आ ही गए अपने महबूबा को। ये बोलते हुए वो बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर की तरफ निकल गए थे नीचे जाने के लिए। तभी क्रिश पीछे पीछे आकर ये धीरे से कहता है, वो मेरा महबूबा नहीं है, नो यू। नीचे इस वक्त राहुल जो कि बैठा हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा घबराए हुए हालत में, उसके होठों के किनारे से थोड़ी बहुत खून भी बह रहे थे और उसके सर पर भी काफी चोट आई हुई थी। आज जैसे उसके ठीक सामने पहुंचते हैं, राहुल को कुछ समझ नहीं आता और वो एकदम से फ्रीज हो गया था। तभी क्रिश आकर के उसके कंधे पर टैप करते हुए उसे इशारा करता है खड़े होने का, जिससे राहुल जल्दी से खड़ा होता है और अपना सर झुका करके अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते सर। अंशु अपने एक पैर को चढ़ाकर दूसरे पैर पर रखते हैं और आराम से काउच पर बैठते हुए कहते हैं, नमस्ते नमस्ते बाद में खेलना, पहले बताओ दिखाना क्या चाहते हो? राहुल जो अपने फोन को
बाहर निकाल करके अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सर ये जिस लड़की को मैं लेकर आया था सर, उस लड़की का फोटो दिखाना चाह रहा था आपको। मैं जो कहते हैं, क्यों, तुम्हारे पास उसकी फोटो क्या कर रही है? तुम भी इन सारे स्कैंडल में शामिल हो? तभी राहुल जो कहता है, नहीं सर, उस आंटी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, जो लड़की आपके साथ वो रात गुजारी थी ना। तभी अंश कहते हैं, एक्सक्यूज मी, तुम इस तरह से ये बात सबको बताने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम ये बात बार बार रिपीट करने की? राहुल जो कहता है, ओह सॉरी, सो सॉरी सर, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन वो लड़की जो थी सर, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बचपन से मैं उसे जानता था सर। तभी अंश कहते हैं, और उसका भरोसे का फायदा उठा करके तुमने उसे बेच दिया? राहुल जो कहता है, सर बेचा नहीं सर, मजबूरी थी। तभी अंश की नजर जो स्क्रीन पर पड़ती है, जिसे देख करके उनका गुस्सा और ज्यादा उबलने पर आ चुका था, और वो राहुल की तरफ अभी फोन को पटकने वाले होते हैं और फिर काफी जोर से कहते हैं, क्या है ये? उन्होंने जैसे ही फोन को फेंका था, क्रिश तुरंत ही राहुल का फोन कैच करता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम अ गुड कैचर। लेकिन फिर वो माहौल को समझते हुए कहता है, सॉरी वो मैं फोन। राहुल जो दोबारा से फोन को लेकर अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सर ये वही लड़की है जिसके साथ आपका वो कौन से मेंटल हॉस्पिटल से भगा कर लेकर आया उसे? ये 5 साल की लड़की, 5 साल की लड़की के साथ रात गुजारा हूं मैं। दिमाग तुम्हारे दिमाग में है या घुटनों में जा चुका है? तभी कृष्ण कहता है, सर पर आप तो उस दिन नशे में थे ना। आज जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए भी कुछ बोलते, तभी राहुल उनको बीच में रोकते हुए कहता है, सॉरी सर पर आप गलत समझ रहे हैं, ये लड़की वही लड़की है जो आपके साथ थी। अंश कहते हैं, 5 साल की लड़की? हाँ। तभी राहुल जो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, सर ये उसके बचपन की फोटो है, आप समझ नहीं रहे। वही अंश कहते हैं, ओह तो मैं इसके बचपन की फोटो लेकर क्या करूंगा? इसके बड़े होने का वेट करूं मैं? राहुल जी कहता है, सर ये पहले से बड़ी हो चुकी है, वो लगभग अभी 22 साल की तो हो गई होगी। अंशु दोबारा से फोन को टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, तो वो फोटो दिखाओ ना बेवकूफ। इस बार कृष्ण ने कैच करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उससे पहले ही फोन जो जाकर के टेबल पर लड़ गया था। अभी कृष्ण अपने सर पर हाथ रखते हुए राहुल की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी इस बार कर नहीं पाया कैश। राहुल भी कृष्ण के मेंटल स्थिति को समझते हुए कहता है, कोई बात नहीं। और फिर वो फोन को आगे की तरफ दोबारा से बढ़ाते हुए कहता है, सर फोन में तोड़ेगा सर, लेकिन आगे आप देखोगे स्वाइप करके तो उसका फोटो मिलेगा आपको। अंश एक एक करके फोटो स्वाइप करना शुरू करते हैं और वहीं राहुल एक एक करके उस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स बता रहा था। सर वो लड़की बहुत अच्छी है, मतलब वाकई में बहुत अच्छी है। वहीं अंशु उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उनका पूरा फोकस इस वक्त स्क्रीन पर था। कृष भी इस बात पर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ सर, उसने उस रात जो भी कुछ किया था ना, वो सब उसकी मजबूरी थी। लेकिन अंश जैसे ही अभी स्क्रीन के एक और फोटो को स्वाइप किए थे, तभी उनकी निगाहें एकदम से जा करके उस लड़की के चेहरे पर टिक गई थी और वो थोड़ा उसे ध्यान से देख करके उसके चेहरे को जूम करते हैं और फिर कृष से कहते हैं, ये तो वही लड़की है ना कृष जो? कृष कहता है, हाँ सर, जहाँ आप रेड लाइट एरिया में गए थे और उसका हाथ पकड़ लिया था, आप उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल गुम हो गए थे सर आप उसको देखने में। प्यारी तो है सर। अंशु अगल बगल देखते हैं और फिर वास के कुछ फ्लावर को उठा करके उसके ऊपर ही फेंकते हुए कहते हैं, दिमाग का अंतिम संस्कार करके आए हो तुम? चिल्ला चिल्ला करके बता दो मेरे पूरे खानदान को। कृष जो कहता है, नहीं नहीं सर, ऐसा कोई इरादा नहीं मेरा, सॉरी। लेकिन सर इससे एक और बात साबित हो जाती है, एंड्री हमसे झूठ बोल रहा था, क्योंकि जिस दिन आप उस लड़की से मिले थे उस दिन एंड्री ने बोला था कि वो लड़की जो आपके पास गई है वो तो किसी मिनिस्टर ने बुक कर रखी है और वो यहाँ पर है नहीं, ऐसा बोला था एंड्री ने सर, मुझे याद है। अंशु कहते हैं, वो जिंदा है क्या अभी? कृष्ण कहता है, नहीं नहीं सर, आपने बोला था ना तो ठोक दिया उसे। राहुल इस बात पर अपनी थूक अटकते हुए कहता है, मार दिया उसे? कृष हल्का सा अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम शांत रहो ना, तुम्हें भी मार देंगे। तब अंश अपनी जगह से खड़े होते हैं और फिर वहां से जाते हुए कृष से कहते हैं, गुड जॉब, अब अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। वही राहुल जो कहता है, अरे पर मेरा फोन। उसने अभी इतना बोला था कि तभी कृष उसके मुंह को दबाते हुए कहता है, क्या कर रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? सर खुश हो गए, गुड जॉब बोला मुझे। हाँ, मुझे लगता है कि शायद ही जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब सर मुझे अप्रिशिएट करता है। मुझे पता था सर का मूड ना सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। वही राहुल जो कृष की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, तू उनकी गर्लफ्रेंड है? और एक बात बता, मेरा फोन
देखो आपने बोला था सर, आप फोन दिलवा दोगे, ये मेरा फोन क्यों लेते गए? क्रिश जो राहुल को जबरदस्ती बाहर की तरफ लाते हुए कहता है, शुक्र मना कि तेरे प्राण लेकर नहीं गए वो। जो लगातार फोन के स्क्रीन की तरफ देखे जा रहे थे और फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहते हैं, तो तुम हो वो लड़की जिसने मेरे सामने आने के गट्स किए थे। और फिर वो अपने टेबल पर रखे उसी ब्रेसलेट को देख करके अपने हाथ में उसे लेते हुए कहते हैं, बहुत करीब हूं मैं तुम्हारे। जिस दिन मेरे कदम फाइनली तुम तक पहुंचेंगे, उसी कदम के नीचे मसल दूंगा तुम्हें। राहुल को बाहर तक तो लेते आया था, लेकिन जैसे वो गाड़ी खोलने वाला होता है, उसके हाथ में उसकी की नहीं थी, जिससे वो राहुल से कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर से की लेकर आता हूँ, और हाँ, ज्यादा नाटक नहीं, एक रैप्टर चढ़ाऊंगा, सारे गाल लाल हो जाएंगे। बकवास कर रहा है। और वो भाग करके अंदर की तरफ आता है और उसे चाबी नहीं मिल रही थी। इधर उधर देखने के बाद भी जब उसे चाबी नहीं मिलती, तभी इधर उधर ढूंढने के बावजूद भी क्रिश को चाबी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो काफी हद तक छुपने की कोशिश करते हुए सोफा के नीचे ढूंढने लगता है। और वो अपने 4 पैरों पर आ चुका था। इधर उधर मेढक की तरह कूदते फांदते देखने के बावजूद भी उसे चाबी मिल नहीं रही थी, जिससे वह पूरी तरह से लेट करके काउच के नीचे ढूंढता है। तभी उसे कुछ नजर आता है। अभी वो पूरा फोकस लगा करके काउच के नीचे अपने हाथ को डाल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ पर किसी के कदम पड़ते हैं। उसने दोनों हाथों को फैला रखा था और जो भी शख्स उसके ऊपर से गुजरा था, उसने देखा नहीं कि नीचे कोई आदमी है, वो भी इस तरह से जमीन पर लेटा हुआ। कृष्ण चिल्लाते हुए कहता है, अरे मम्मी, हाथ दिखाई नहीं था क्या तुम्हें? तभी वो लड़की जो कहती है, गलती आपकी है, आपने क्यों नहीं देखा? और वैसे भी इस तरह से क्यों पसरे हुए आप हैं कौन? उसकी तेज आवाज सुनकर कि कृष्ण काफी गुस्से में उठता है। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफी जोर से उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अभी खींचता ही है कि तभी वो लड़की जो पीछे की तरफ डिसबैलेंस होकर ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है, लेकिन कृष्ण उसे गिरने नहीं दिया था। मगर उसके बावजूद भी वो लड़की जो पूरी तरह से पीछे की तरफ झुक चुकी थी और उसका दुपट्टा जो जा करके उसके सिर से हट चुका था, जैसे उसका चेहरा कृष्ण के सामने आता है, कृष्ण एकदम से हक्का बक्का रह गया था। वही वो लड़की जल्दी से अपने चेहरे को ढकते हुए कहती है, छोड़िए मेरा। लेकिन कृष्ण उसका हाथ नहीं छोड़ पाता और तुरंत ही उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसके कान के पास आते हुए कहता है, नायरा, तुम वही हो ना जो सर के साथ? जैसे ही नायरा के कानों में ये बात पड़ी थी, वो एकदम से घबरा जाती है और जल्दी जल्दी कृष्ण से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन कृष्ण उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे तुरंत ही साइड में ले आते हुए कहता है, सच सच बताओ लड़की, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जिससे सर कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर वो काफी जबरदस्ती उस लड़की का घूंघट उसके सिर से हटा देता है। नायरा अपना चेहरा छुपाने की तो कोशिश करती है, लेकिन उसका दोनों हाथ कृष्ण के हाथों में बंधा हुआ था और फिर उसे मजबूरन अपनी आंखों को खोल करके कृष्ण की तरफ देखना ही पड़ता है। उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो आई थी। नहीं, कृष्ण कहता है, तुम अब तक छुपती क्यों आ रही थी और क्या साबित करना चाहती हो? तुम अब तक सर के घर पर थी। ओह माय गॉड, जब सर को पता चलेगा ना, काट कर फेंक देंगे तुम्हें वो। नायरा जो कांपते हुए होठों से कहती है, प्लीज 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 उन्हें कुछ मत बताइएगा, मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ थी, मैं कुछ नहीं बता सकती थी उन्हें। और क्या बताती कि मैं मजबूरी में उस रात मैंने जो भी कुछ किया ना, अपनी मर्जी से नहीं किया। सच में मैं अपनी मम्मा की कसम खाती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो मुझे मार देंगे, मुझे पता है। तभी कृष्ण अगल बगल देख कर कहता है, देखो राहुल ने मुझे सब कुछ बताया है और एंड्री ने भी वही बात बताई थी। राहुल के थ्रू तुम्हारा यूं इस तरह से मिलना और फिर सर के घर पर जाना, आई टोटली अग्री, लेकिन तुमने गलत किया है। हाँ, तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया, लेकिन गलती तो गलती होती है ना। तुम्हें सर को कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा, सर को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम गलती से भी उनके सामने पड़ती हो और उन्हें तुम्हारा सच पता चलता है, तो उस वक्त तुम मुझे मत याद करना, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। तभी नायरा जो अपना सर नीचे करते हुए कहती है, मेरे पास कोई जगह ही नहीं बची है। मेरी माँ से मेरी शादी बूढ़े शख्स के साथ कराना चाह रही थी और अगर मैं वहां से नहीं भागती तो मेरी शादी जबरदस्ती हो जाती
और अगर नहीं होती तो सारे लोग मेरी माँ से और मेरे ऊपर तू करते। मैं बहुत मजबूरी में अपने घर से भागी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना दोस्त मुझे इस तरह से धोखा दे देगा। प्लीज, अगर आपने उन्हें सब कुछ बता दिया ना तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। बस मुझे कुछ दिन और यहाँ पर काम करना है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कृष्ण कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे कौन मौत की कुएं में खुद जाकर के कूदता है? खैर मुझे क्या, मेरा काम था तुम्हें समझाना। मैं कह रहा हूँ जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। वही नायरा जो पूछती है, आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ? उसने अभी इतना बोला था कि तभी पीछे से राहुल जाते हुए कहता है, कहाँ रह गया? सर आप कहाँ रह गए? चाबी मिली क्या? क्रिश जो नायरा को कुछ बताना तो चाह रहा था, लेकिन राहुल के आते ही नायरा तुरंत ही अपनी घूंघट कर लेती है और नायरा तुरंत ही अपनी घूंघट अपने सर पर ले लेती है और वहीं क्रिश भी तुरंत नायरा का हाथ छोड़ चुका था। इस आवाज को सुनकर के नायरा को कुछ जानी पहचानी सी वाइब आती है। दोबारा से राहुल के चिल्लाने पर नायरा समझ चुकी थी कि ये तो उसका अपना दोस्त राहुल है। क्रिश जल्दी से उस एरिया से बाहर आता है और फिर राहुल से कहता है, तुझे ढूंढ रहा था मैं, वो चाबी अंदर जा चुकी है, निकल नहीं रही है मुझसे। सोचा कोई वाइपर वगैरह से निकालने की कोशिश करूं, जरा तो घुस तो देख काउच के नीचे। ये वही राहुल जो क्रिश की तरफ देखते हुए कहता है, अब ठीक तो है, इतना पसीना क्यों हो रहा है आपको? क्रिश जो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, कहाँ पसीना? लेकिन उसको खुद भी महसूस हुआ था कि उसकी पूरी शरीर जो स्वेटिंग से भर गई है नायरा के चेहरे को देखने के बाद ही, क्योंकि वो इमेजिन कर पा रहा था कि अंश को जब पता चलेगा कि नायरा इतने टाइम से उनके अपने घर पर रह रही है जिसे वो पूरे पुणे में ढूंढ रहे हैं, तो फिर क्या होगा इस लड़की का। मैं राहुल जो झुक करके चाबी निकालता है और फिर उसे क्रिश के हाथों में थमाते हुए कहता है, ये रहा आपका अमानत, चलें अब। क्रिश उसके साथ बाहर जाने लगा था। वहीं राहुल जो पीछे मुड़ते हुए कहता है, मेरा फोन नहीं मिल पाएगा क्या? क्रिश जो घबराते हुए कहता है, अरे दे दूंगा ना, ऐसे दिवाली के बोनस मिलने वाला है, उसमें मैं खुद तुझे खरीद के दे दूंगा नया फोन। एक फोन के लिए जान प्यारी नहीं, इसको फोन ज्यादा प्यारा है। वो गाड़ी चलाते हुए भी काफी फ्रस्ट्रेशन में था। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा और क्या वाकई में ही अब बहुत जल्द ही अंश को मिल जाएगी उनकी नायरा, जिसे वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।